हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है वीकली करंट अफेयर्स सेकेंड वीक अगस्त 2025 का। तो टोटल करंट अफेयर्स मिल जाएगा इसी वीक के टोटल। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और वीकली में हम लोग टॉपिक वाइज लेते हैं। तो सबसे पहले इस बार इवेंट का लेंगे क्योंकि 15 अगस्त का महत्वपूर्ण इवेंट था। क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि 15 अगस्त 2025 को देशवासियों ने कौन सा वहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो आंसर होगा 79th। ठीक है, 79th। भारत आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और 2025 में 79th इंडिपेंडेंस डे आयोजित किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार प्राचीन जो लाल किला है दिल्ली में उसकी प्राचीर से अपना संबोधन दिया। राष्ट्रध्वज फहराया और उस दौरान प्राइम मिनिस्टर के साथ फ्लाइंग ऑफिसर ऋषिका शर्मा भी मौजूद थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 79th इंडिपेंडेंस डे की थीम बताएं, क्या थीम? आंसर होगा नया भारत। ठीक है, नया भारत। पिछले साल की थीम क्या थी? 2024 की विकसित भारत। ठीक है, और इस बार की नया भारत। और ये नया भारत क्यों? सरकार का कहना है कि यह दृष्टिकोण है विकसित भारत 2047 की। ओके, तो उस वक्त तक हम समृद्ध, आत्मनिर्भर और सुरक्षित राष्ट्र बने, इसकी संकल्पना को लेकर ही नया भारत जो है ना वो नाम रखा गया है, थीम रखा गया है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो अतिथि थे वो कौन थे? तो देखिए, चीफ गेस्ट नहीं होते इसमें होते हैं विशिष्ट अतिथि। तो उसमें स्वच्छता कर्मचारी थे, दिल्ली के 50 ऐसे थे। इसके अलावा आंगनवाड़ी और बाल देखभाल पेशेवर थे। देश भर से 171 यानी 171 अतिथियों को बुलाया गया था। पंचायत नेता थे देश भर से, जो आत्मनिर्भर पंचायत है, विकसित भारत है, उसके तहत। ठीक है, तो ये और ज़मीन पर काम करने वाले कुछ लोग थे, जैसे अरुणाचल प्रदेश के ताकम रेगम और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट पांडे। ठीक है, तो इन सबको बुलाया गया था वहाँ पर। अगला क्वेश्चन होगा, स्वतंत्रता दिवस पर अब तक का सबसे लंबा भाषण किस प्रधानमंत्री ने दिया है? आंसर होगा नरेंद्र मोदी। 15 अगस्त 2025 को उन्होंने 103 मिनट का भाषण दिया है। ठीक है, लगातार 12वीं बार उन्होंने तिरंगा फहराया और भाषण दिया। तो इस बार 103 मिनट का। ठीक है, तो उनके नाम सबसे लंबा भाषण का है रिकॉर्ड। सेकेंड स्थान पर हैं अभी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, 72 मिनट का है उनका, 1947 में उन्होंने दिया था। और तीसरे स्थान पर हैं इंद्र कुमार गुजराल, 71 मिनट का, और उन्होंने 1997 में ये भाषण दिया था। ठीक है, तो ये लिस्ट भी है टॉप 3 की। अब चलते हैं आगे। अच्छा, कुछ और भी हैं स्वतंत्रता दिवस से, लेकिन वो डिफेंस से रिलेटेड है तो डिफेंस में डाल दिया मैंने। कुछ जो योजनाओं से रिलेटेड है, इनका जो बयान था या भाषण था, उनको हमने योजना वाले कैटेगरी में डाल दिया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं राजनीतिक केंद्र राज्यों के फैसले, फिर और भी आगे चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। हाँ, उससे पहले आपको बताऊं कि आज़ादी उत्सव का ऑफ़र अभी भी चल रहा है, बस कुछ दिन और बचे हैं और सभी बैच पर 85% तक की छूट दी जा रही है। तो देख सकते हैं आप, जैसे करंट फोर्स की शानदार तैयारी जो होती है, मेंबरशिप प्लान ISPCS मात्र 150 का है। बेसिक मेंबरशिप प्लान जो SSC, टीचर, रेलवे, इन सब के लेवल का है, मात्र 99 रुपीज़ है। 72nd BPSC का PT मेंस इंटरव्यू फुल फाउंडेशन बैच है, बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है, तो उसके प्राइसेस 3500। बाकी कोर्सेज देख रहे हैं आप। तो ये ऑफ़र जो है ना वो चल रहा है शार्प लर्निंग ऐप पर। सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है वो शार्प लर्निंग है, गूगल प्ले पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब ये राजनीति और केंद्र राज्यों के फैसले से रिलेटेड क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने किस हिल स्टेशन पर हाथ रिक्शा पर बैन लगा दिया है? आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा माथेरान। ये कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये अमानवीय है, प्रथा है, और ये हम इस पर रोक लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के हिल स्टेशन माथेरान में हाथ रिक्शा को अमानवीय प्रथा बताकर इसे बंद कर दिया और इसकी जगह ई-रिक्शा चलाने का आदेश दिया है? तो मैंने पहले ही बता दिया था, महाराष्ट्र इसका आंसर है। ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है ना 6 अगस्त को आया है। ठीक है, माथेरान चलते हैं, वहाँ पर हिल स्टेशन की ओर चलते हैं। तो ये प्यारा भारत है और ये महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में ही ये रायगढ़ जिला है। ठीक है, और नज़दीक चलते हैं रायगढ़ जिले के अंदर,
और वहीं पर ये हिल स्टेशन है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 800 मीटर है, यानी अगर फिट में कहेंगे तो 2600 फीट है। और ये भारत के सबसे छोटे हिल स्टेशन में से एक है, बहुत ही छोटा सा है। ठीक है, मुंबई से करीब 90 किलोमीटर है, पुणे से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। और ख़ास बात है कि ये पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र भारत सरकार के द्वारा घोषित किया हुआ है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। और ख़ासियत यही है कि ये यहाँ पर जो है ना ऑटोमोबाइल की अनुमति नहीं है, मतलब कार वगैरह नहीं चला सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे जो इमरजेंसी की चीज़ें हैं, जैसे एम्बुलेंस है और कुछ ज़रूरी, बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सब वहाँ पर चलाई जा सकती हैं। जैसे पुलिस की गाड़ियाँ हैं, वो ऑटोमोबाइल के जो गाड़ियाँ हैं वो चलाई जैसे, लेकिन उसके अलावा आम लोगों के लिए भी वहाँ पर कार, बाइक, ये सब नहीं चलाए जा सकते हैं, पर्यावरण रूप से संवेदनशील होने की वजह से। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर अभी तक हाथ रिक्शा खींचा जा रहा था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि यहाँ पर अब ई रिक्शा उपलब्ध करा दिया जाए। चले आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है, काफ़ी चर्चा में रहा है। राहुल गांधी जो कि नेता विपक्ष हैं लोकसभा में और कांग्रेस के लीडर हैं, तो उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत पेश किए हैं। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने जो है वो 7 अगस्त को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि लोकसभा चुनाव जो 2024 का हुआ था और बाद में जो कुछ और राज्यों में हुए चुनाव, खासतौर पे महाराष्ट्र और कर्नाटक की भी बात की उन्होंने, तो उसमें बड़े पैमाने पर वोट फ्रॉड हुआ है और इसको उन्होंने वोट चोरी का नाम दिया और कहा कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। ठीक है, और कहा कि धांधली मुख्य रूप से मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में हेरफेर करके की गई है, जिसमें डुप्लीकेट मतदाता हैं, फर्जी पते हैं, अवैध तरीके से नए वोटर को शामिल किया गया है, ये सब चीज़ें हैं और उसको इन्होंने वोट चोरी का नाम दिया। तो इन्होंने क्या किया कि कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने उदाहरण दिया और उसकी जांच की, कहा कि 6 महीने तक हमने इसकी जांच की, हमारी पूरी टीम ने, ऐसा राहुल गांधी का कहना था। और उसमें इतने वोट चोरी जो है ना वो सामने आए थे, 5 तरीके से गड़बड़ियाँ की गई थी, डुप्लीकेट मतदाता थे 11,965। और भी देख लीजिए इस तरीके से कि एक ही फ़ोटो, एक ही नाम, ठीक है, और ये कई बार रिपीटेशंस थे। ठीक है, करीब 11,000 से ज़्यादा, और ये देखिए 40,000 से ज़्यादा जिनका पता नहीं था या फिर ज़ीरो, एड्रेस ज़ीरो था। ठीक है, एक ही पते पर 10,000 से ज़्यादा वोटर्स थे। एक ही पते का मतलब कि एक पते पर कहीं 80, कहीं 40, कहीं 20, इस तरह से। और जब वहाँ पर टीम भेजी गई तो वहाँ पर पता चला कि उतने वोटर रहते ही नहीं हैं उस जगह पर। ठीक है, तो उदाहरण भी दिए। अमान्य तस्वीरें हैं जिसमें बहुत छोटी तस्वीरें हैं, पता ही नहीं लगाया जा सकता कि कौन है वो व्यक्ति। फॉर्म 6 क्या होता है, पहली बार जब मतदाता बनता है कोई तो उसको फॉर्म 6 भरना पड़ता है, तो उसमें भी गड़बड़ियों के बारे में बात की उन्होंने, आरोप लगाया। तो ये पूरा वोट चोरी का मामला सामने आया और इस पर फिर चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये सारे जो दावे हैं उस पर अगर हलफनामा नहीं साइन करके देते हैं तो उनके बातों पर भरोसा नहीं करेगा देश और उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा ही आरोप अनुराग ठाकुर जो कि बीजेपी के लीडर हैं उन्होंने भी लगाया था और कहा था कि अलग अलग जगहों पर वोटिंग में, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो कांग्रेस का ये कहना था कि भाई मुझसे तो हलफनामा मांगा जा रहा है लेकिन बीजेपी के लोगों से हलफनामा नहीं मांगा जा रहा है। तो ये सब बातें जो काफ़ी चर्चा में रही हैं, अभी भी चर्चा में है, तो ये जानना एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है कि क्या चल रहा है पूरी चीज़ों पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेगा। बेल आइकन में ना ऑल का बटन दबाना होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने नारी अदालत का शुभारंभ किया? आंसर होगा सिक्किम। ठीक है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, तो उन्होंने ही 10 अगस्त को ये आयोजन किया नारी अदालत का। ये बहुत सारे मामले जो घरेलू मामले हैं उनको इसी अदालत में निपटारा किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन होगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राज्य शिक्षा नीति स्कूल शिक्षा जारी की और 2 भाषा फार्मूला को दोहराया है? आंसर होगा तमिलनाडु। देखिए काफ़ी विवादों में था, 3 भाषा की जो नीति थी भारत सरकार की, और उस पर तमिलनाडु ने अपोज किया था, केरल ने किया, महाराष्ट्र में भी हुआ। तो अब इन्होंने क्या किया है कि अपनी नीति जारी की है, स्कूली शिक्षा नीति, राज्य शिक्षा नीति, उसमें 2 भाषाओं को लेकर जो है ये किया गया है। ठीक है, 2 ही भाषा जिसमें केवल तमिल और अंग्रेजी पढ़ाने की बात कही गई है। ठीक है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, गवर्नर है RN रवि, राजधानी चेन्नई है। अगला क्वेश्चन होगा आर्थिक से, इकोनॉमिक एक्टिविटी से। क्वेश्चन होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगस्त 2025 में भारत पर कितना प्रतिशत एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया? आंसर होगा 25%। ठीक है, तो ये 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है और उन्होंने कहा कि ये आदेश जारी कर दिया है और ये 27 अगस्त से ये लागू हो रहा है। क्यों ऐसा किया गया है? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिखा गया है, कहा गया है कि रूसी तेल खरीद की वजह से, भारत ने जो रशियन तेल खरीदा उसकी वजह से भारत पर ये एक्शन लिया गया है। इससे पहले 30 जुलाई को ट्रंप ने 25% टैरिफ का ऐलान किया था, तो भारत पर अब कुल टैरिफ जो हो गया 50%। टैरिफ होता क्या है? देखिए, जब भी कोई सामान किसी दूसरे देश में जब आप भेजते हैं, चाहे अमेरिका ही भारत में भेजता है, तो हम उस पर आयात शुल्क लगाते हैं जिसको टैरिफ कहा जाता है। ठीक है, सामान्य शब्दों में तो वही टैरिफ हुआ, आयात शुल्क इसलिए लगाया जाता है कई बार ताकि जो लोकल उद्योग हैं वो प्रतिस्पर्धी हो सकें, बाहर का सामान सस्ते में ना आ जाए, जिससे जो लोकल उद्योग है वो गड़बड़ ना हो जाए। और तो ये अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, मतलब कि भारत का जो सामान अमेरिका जा रहा है उस पर 50% वहाँ की सरकार उस पर चार्ज जोड़ देगी और वो टैक्स अपने पास ले लेगी। तो मतलब 100 रुपये का सामान जो है ना वो अमेरिका में 150 रुपये का हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा, बाकी देशों से जो सामान जा रहा है उस पर टैरिफ कम है अमेरिका में, तो भारत का सामान महंगा बिकेगा वहाँ और दूसरे देशों का सस्ता बिकेगा। ऐसे में भारत से जो निर्यात है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के इम्पोर्टर क्यों ऐसा सामान लेंगे जब उनको ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, इस पर भारत सरकार ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी और साफ तौर पे कहा कि विदेश मंत्रालय ने कि ये जो तेल जो आयात किया गया है रूस से, तो ये बहुत ही अनुचित तरीके से इस मुद्दे को उठाकर टैरिफ लगाया गया है। मुद्दा क्यों अनुचित तरीके से? क्योंकि इससे भी ज़्यादा जो तेल है वो कौन, यूरोपीय संघ, चाइना, ये सब आयात करते हैं, गैस आयात करते हैं वो सब। तो इसके बावजूद जो है ना भारत को ही निशाना बनाया गया है, ये बातें कही गई हैं। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। टैरिफ विवाद के बीच किस मंत्री ने अगस्त 2025 की अमेरिका यात्रा स्थगित कर दी, जहां दोनों देशों के बीच में 10 वर्षीय रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क पर सिग्नेचर होना था? आंसर होगा डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण ये मीटिंग होने वाली थी इस महीने के अंत में, यानी अगस्त के लास्ट में। हालांकि सरकार का कहना है कि अभी रद्द नहीं किया गया है, भविष्य में होंगी, स्थगित किया गया है, यानी भी पॉज किया गया है। ठीक है, 10 वर्षीय रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क है, इसमें सेना, वायुसेना, नौसेना, इन सब के, इसके अलावा साइबर, स्पेस, इन सब क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के बीच में जो है ना वो कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा बढ़ना था, सह उत्पादन जैसी चीज़ों को गति देना था, जैसे जो फाइटर जेट के इंजन है उन सब का निर्माण भारत में होना, जेवलिन मिसाइल, वाहन प्रणालियाँ, इन सब का निर्माण भारत में होना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। इसके अलावा बहुत सारे डिफेंस एक्सेलरेशन प्रोग्राम थे, उन सब को बढ़ावा देना था। तो उससे अमेरिका को भी फ़ायदा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि भारत बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीदने वाला था, जिससे अमेरिका को फ़ायदा होता, उसको डॉलर और ज़्यादा बेहतर ढंग से मिलते। तो भारत ने फ़िलहाल इसको पॉज कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे अब हम लोग डिफेंस से रिलेटेड। क्वेश्चन होगा, वर्ष 2035 तक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 79वें इंडिपेंडेंस डे पर किस मिशन की शुरुआत करने का ऐलान किया?
नाम आपको याद रखना चाहिए, क्या है? सुदर्शन चक्र अभियान। ओके, मिशन सुदर्शन चक्र। तो 15 अगस्त को ये ऐलान किया, कहा कि जो स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है वो बहुत ज़रूरी है। और ये देखने को मिला है जो पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर अभियान चला, भारत ने चलाया था, तो उसमें भी हमें देखने को मिला कि हमें जो विदेशी S-400 है जो रूस से मंगवाया, हम उस पर कितने निर्भर हैं। ठीक है, क्योंकि उसने बहुत ज़ोरदार तरीके से पाकिस्तान के वॉर को रोक दिया था, मतलब उसका जो हमला था उसको रोका था। तो ये भारत को अपनी ही S-400 से भी बेहतर चीज़ें बनानी है और उसके लिए लक्ष्य तय किया गया है और ये मिशन सुदर्शन चक्र रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति ने 79th स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आर्मी के 4, एयरफोर्स के 9 और BSF के 2 जवानों को वीर चक्र देने का ऐलान किया। तो किस काल में दिया जाने वाला अवार्ड है? अक्सर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आंसर का युद्धकालीन, ठीक है, और ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित कई अधिकारियों को भी ये वीर चक्र दिया जा रहा है। ये जो वीर चक्र है वो युद्धकालीन तीसरा वीरता पुरस्कार है, बड़ा। सबसे युद्धकालीन जो सबसे ज़्यादा वीरता, सर्वोच्च वीरता वाला है परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र है, फिर तीसरा जो होता है वो ये होता है, कौन सा? वीर चक्र होता है। ठीक है, तो सैन्य बलों को कुल 127 गैलेंट्री अवार्ड दी जाने का ऐलान किया गया है। तो उसमें कीर्ति चक्र 4 हैं, वीर चक्र 15 हैं, शौर्य चक्र 16 हैं। इस तरह से वीर चक्र जो दिए गए ना टोटल 15, उनमें से 13 जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में उनकी भूमिका के लिए दिया गया है। ठीक है, तो पूरी लिस्ट भी मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ आपको। और हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए कि जो देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो कई तरीके के हैं। एक युद्धकालीन है जिसमें परमवीर चक्र सर्वोच्च है, उसके बाद स्थान है महावीर चक्र, फिर वीर चक्र है। शांति काल का भी वीरता पुरस्कार है जिसमें अशोक चक्र सबसे प्रमुख है जो सर्वोच्च है शांति काल में, फिर कीर्ति चक्र है और उसके बाद शौर्य चक्र है। अन्य वीरता पुरस्कार हैं जैसे सेना पदक है, नौसेना पदक है, वायुसेना पदक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वीर चक्र वालों की पूरी लिस्ट ये रही। ऐसे नाम नहीं पूछा जाता है कि इनमें से कौन है, पूरा याद रखने की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक नज़र आप ज़रूर देख लीजिएगा। कीर्ति चक्र की लिस्ट ये रही, शौर्य चक्र की लिस्ट ये रही, मैंने सारे PDF में दे दिए हैं। और PDF जो है ना वो मिलेगा शार्प लर्निंग ऐप पर। जिन लोगों ने ये मेंबरशिप लिया हुआ है करंट फोर्स का या फिर कोई कोर्स परचेज किया हुआ है तो वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मेंबरशिप लेकर अभी ऑफर चल रहा है तो फ़ायदा उठा लेना। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय वायुसेना अध्यक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कितने विमानों को मार गिराए जाने की जानकारी एक कार्यक्रम में दी? आंसर होगा इसका 6 विमान, और उनमें से 5 फाइटर जेट थे और एक निगरानी विमान था जो जिसमें अवॉक्स सिस्टम लगा हुआ था। तो एयर चीफ मार्शल हैं, क्या नाम है उनका? अमरप्रीत सिंह। उन्होंने ये कहा कि 5 लड़ाकू विमान और एक बड़ा विमान मार गिराया गया इसमें। और उन्होंने कहा कि लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से निशाना बनाएगा, जो भारत के द्वारा सतह से हवा में मार गिराने का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तो वो एक प्रोग्राम में बोल रहे थे, ML कात्रे स्मृति व्याख्यान चल रहा था, उसी के दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। इससे पहले सेना, वायुसेना या नौसेना, इसके अलावा सरकार ने कभी भी इसके बारे में चर्चा नहीं की थी। इसका खुलासा इन्होंने ही किया है ऑपरेशन सिंदूर के कुछ दिनों के बाद। अगला क्वेश्चन होगा, रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, तो उसी ने उसने देश की सैन्य तैयारियों को मजबूती प्रदान करने के लिए अगस्त 2025 में कितने करोड़ रुपए की कई खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है? आंसर होगा 67,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 67,000 करोड़ रुपए। तो इसमें कई सारी चीज़ें खरीदी जाएंगी, जैसे BMP जो उसके लिए थर्मल इमेजिंग आधारित डाइवर नाइट साइट खरीद को मंजूरी दी गई है। स्पाइडर सिस्टम को इंटीग्रेटेड किया जाएगा, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो खरीदी जानी हैं इसमें। अगला क्वेश्चन लेंगे। और हाँ, आपको बताऊं कि PDF में और विस्तार में दिया हुआ है। मैंने इस वीडियो में तो बताया है जो भी शॉर्ट में, लेकिन
वहाँ आप काफ़ी डिटेल में चीज़ों को पढ़ सकेंगे। तो अगला टॉपिक जो है ना वो पुस्तक लेखक है। क्वेश्चन होगा यहाँ से, जम्मू कश्मीर गृह विभाग ने कश्मीर पर अरुंधति रॉय और नूरानी सहित कई लेखकों की लिखी कितनी पुस्तकों के प्रकाशन पर अगस्त 2025 में प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर क्या होगा इसका? 25 ऐसी किताबें हैं जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है। जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने ये बैन लगाया है और उनका कहना है गृह विभाग का कि ये पुस्तकें अलगाववाद को प्रचारित कर रही थीं। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। तो उसकी जो लिस्ट है ना वो ये रही, टोटल जो किताबें हैं उसकी, और पीडीएफ में भी मैंने ये सारी लिस्ट जो है ना वो दे दिया है। 25 किताबें इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं और स्पोर्ट्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। इंडियन ओपन 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रॉन्ज लेवल कॉन्टिनेंटल टूर में महिला की भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है? अन्नू रानी ने गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 62.01 मीटर का बेस्ट थ्रो किया और जिससे श्रीलंका की जो खिलाड़ी थी वो पीछे रह गई। ठीक है, और इन्होंने जीता है। ओके, तो इंडियन ओपन एथलेटिक्स ब्रॉन्ज लेवल ये आयोजन ये हुआ भारत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस भारतीय खिलाड़ी को दुनिया के 9 मानसिक स्वास्थ्य राजदूतों में से एक नियुक्त किया है? आंसर का अभिनव बिंद्रा। ठीक है, फोटोग्राफ देख रहे हैं, अभिनव बिंद्रा निशानेबाज हैं और 15 अगस्त 2025 को उनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के तौर पर नियुक्त किया है। ठीक है, इसके अलावा भी और 8 हैं जो अलग अलग देशों के हैं। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर यही है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, उसका चैंपियन कौन बना है? मैग्नस कार्लसन। ठीक है, उन्होंने ये खिताब जो है ना जीत लिया है। रियाद में वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था इसका, चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, तो उसी में ये खिताब जीता है। अब टॉपिक है अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रश्न होगा यहाँ पर, भारत की हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSS स्वामीनाथन पुरस्कार की घोषणा की, तो ये ग्लोबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? आंसर होगा खाद्य और शांति के लिए, फूड और पीस के लिए ये अवार्ड दिया जाएगा, ग्लोबल अवार्ड है। ओके, तो 8 अगस्त को दिल्ली में जो स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ उसी के दौरान PM मोदी ने ये ऐलान किया है। इस पुरस्कार को जो उद्देश्य है वो वैश्विक खाद्य सुरक्षा और जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एरिया है तो उसमें क्रांतिकारी जो योगदान कर रहे हैं लोग उनको सम्मानित करना है। ठीक है, स्वामीनाथन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। 2023 में 23 सितंबर को उनका निधन हो गया था 98 ईयर की उम्र में। उनको 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और उनके योगदान से ही 1960 और 70 के दशक में हरित क्रांति के दौरान भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की थी। अब बारी है इंडेक्स यानी सूचकांक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सब की। क्वेश्चन होगा न्यूम बेओ की जो सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट है 2025 की, उसके अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो आबू धाबी है सबसे सुरक्षित शहर दुनिया के। ठीक है, उसको 88.8 स्कोर मिला है। अगला क्वेश्चन कि इस जो सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट है उसमें भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो मैंगलोर है। ठीक है, 5 अगस्त को ये रिपोर्ट आई। सबसे सुरक्षित शहर है मैंगलोर कर्नाटक का, दूसरे स्थान पर वडोदरा है गुजरात का, तीसरे स्थान पर अहमदाबाद है गुजरात का, चौथा है सूरत गुजरात का, पांचवा है जयपुर राजस्थान का। ठीक है, और असुरक्षित शहर की बात होगी तो वो राजधानी दिल्ली है, देश की राजधानी। इसके अलावा नोएडा है, गाजियाबाद है, ये सब सबसे असुरक्षित भारतीय शहरों में से एक माना गया है। अब बात करेंगे निधन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण निधन हुए। क्वेश्चन होगा किस राज्य के तत्कालीन राज्यपाल एल गणेशन का निधन हो गया 15 अगस्त 2025 को? आंसर का नागालैंड। 12 फरवरी 2023 को वो नागालैंड के गवर्नर बने थे और 15 अगस्त 2025 को उनका निधन हो गया।
तो वो बाथरूम में गिर गए थे और उसी में उनको चोट लगी सिर में, फिर हॉस्पिटलाइज थे तो निधन हो गया। नागालैंड के अलावा वो मणिपुर के राज्यपाल रह चुके थे। पश्चिम बंगाल का कुछ वक्त के लिए, सीमित समय के लिए प्रभार भी उनको मिल चुका था। अब बात करते हैं योजना यानी स्कीम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड कुछ टॉपिक और हैं, वो भी लेंगे योजना में। तो क्वेश्चन होगा 79 स्वतंत्रता दिवस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस मिशन का ऐलान किया? आंसर का उपरोक्त सभी कौन कौन से हैं मिशन देख लीजिए। सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम ये मिशन है, जनसांख्यिकी मिशन है, तीसरा है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म टास्क फोर्स, नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, और पांचवा है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। सुदर्शन चक्र के बारे में मैंने बताया है, क्या है वो? देश की जो वायु सुरक्षा प्रणाली है उसको बहुत मजबूत करना और ऐसे सिस्टम बनाना जो S-400 या उससे भी बेहतर हो सके। जनसांख्यिकी मिशन, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो है वो बाहर से लोग आ जा रहे हैं विदेश से, और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों की चर्चा की। इशारा तो उन्होंने एक तरह से बांग्लादेश से जो अवैध रूप से जो आ रहे हैं तो उन सब की चर्चा की और कहा कि उसको रोकना है। नेक्स्ट जन रिफॉर्म टास्क फोर्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो की जाएंगी, रिफॉर्म किए जाएंगे अलग अलग तरीके के। वो है डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन। इसमें क्या है कि जो समुद्र में जो गहराई में जो वहाँ कुछ तत्व हैं ज़रूरी, जो मिनरल्स हैं, उसको लेकर उसको हम उसका इस्तेमाल कर सकें, ये है। जैसे मत्स्य 6000 जो पनडुब्बी है उसको उतारा जाएगा सबमर्सिबल को, ये आगे मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है, ऐसे 17 क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो क्या कहें रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उन सब को लेकर भारत में खोज की जाएगी और उसको प्रोसेसिंग करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए जो तकनीक भारत में बहुत सीमित है तो उसको और डेवलप किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी कितनी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का ट्रायल रन जो है ना सफलतापूर्वक पूरा किया। तो मालगाड़ी का नाम क्या रखा गया है? आंसर होगा रुद्रास्त्र। ठीक है, पहले वासुकी नाम का सबसे लंबी ट्रेन थी, फिर सुपर वासुकी नाम से थी, अब उससे भी जो आगे अपडेट आ गया है वो क्या है? रुद्रास्त्र। ठीक है, ये सबसे लंबी मालगाड़ी एशिया की मानी जा रही है। तो इसका जो ट्रायल रन है वो कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश के चंदौली के गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से लेकर झारखंड के गढ़वा तक 209 किलोमीटर की जो दूरी है 5 घंटे 10 मिनट में पूरी हुई थी। औसत जो स्पीड थी 40.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त 2025 को कॉमन सेंट्रल सचिवालय भवन के एक हिस्से का उद्घाटन किया। तो इसका नाम क्या है? कर्तव्य भवन 3। ठीक है, कर्तव्य भवन 3 इसका नाम रखा गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड। क्वेश्चन होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो 31 अगस्त और 1 सितंबर को किस देश में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO समिट में शामिल होने जाएंगे? आंसर का चाइना। 2020 के गलवान घाटी में जो हुआ था भारत और चीन के सैन्य झड़प, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये पहली चीन यात्रा होगी। ठीक है, इससे पहले वो 2018 में चाइना गए थे। ठीक है, तो ये है, अब चर्चाएं होंगी, द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। SCO के बारे में भी समझ लें। SCO एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और ये चीन और रूस के द्वारा स्थापित है। यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके टोटल 10 सदस्य देश हैं। जो कलर जो देख रहे हैं आप कौन कौन है, अगर हम देखेंगे तो उसमें है चाइना, इसके अलावा है रूस, फिर कजाकिस्तान देख लीजिए, उज्बेकिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, और एक और है बेलारूस जो यहाँ पर है, इस मैप में नहीं आया, ये भी है, ये बेलारूस भी इसका मेंबर है। तो टोटल 10 मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम यानी UNEP उसकी प्रस्तावित वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संधि के लिए जिनेवा में आयोजित बैठक में किन देशों ने हिस्सा लिया या कितने देशों ने हिस्सा लिया? आंसर होगा
180 देशों ने। हालांकि ये जो मीटिंग है वो असफल रही है, कोई भी एक नीति नहीं बन पाई है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की कोशिश है कि पर्यावरण को सुधारने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए प्लास्टिक पर नीति बने, पूरी दुनिया जो है वो बनाए, क्योंकि प्लास्टिक जो है ना बहुत दिक्कत कर रहा है, समुद्र को प्रदूषित कर रहा है, समुद्र का जो इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो रहा है, ख़राब हो रहा है। इसके अलावा धरती को भी ख़राब कर रहा है। अगर देखें प्लास्टिक की एक लेयर बनती जा रही है तो वर्षा का पानी जो है ना वो ज़मीन के भीतर नहीं जा पा रहा है, ये भी बड़ी समस्या है। और उसकी प्लास्टिक की वजह से बहुत सारी बीमारियां सामने आ रही हैं। अब बात करेंगे हम लोग विदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। थाईलैंड और किस देश के बीच सीमा विवाद युद्ध विराम, मतलब सीमा विवाद जो चल रहा था उस पर युद्ध विराम की सहमति बन गई है? आंसर होगा कंबोडिया। ठीक है, तो दोनों देशों के बीच में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 28 जुलाई को शांति वार्ता हुई और उसी में फिर तय हो गया कि हम मतलब अब थाईलैंड और कंबोडिया जो है ना वो विवाद नहीं करेंगे। एक बार मैप के ज़रिए चलते हैं, प्यारा भारत है अपना। ओके, और इधर चलते हैं हम, आप इस तरफ देखेंगे अगर तो ये थाईलैंड हो गया और ये जो है ना वो कंबोडिया है। तो इस मैप को हम जूम भी करते हैं और फिर आपको बताते हैं हम। ठीक है, तो देखिए ये है थाईलैंड और ये है कंबोडिया, और इस दो जगहों पर दो मंदिर हैं, और प्रीह विहार मंदिर है, एक मंदिर है, एक और मंदिर है। तो उन दोनों मंदिरों को लेकर जो ना वो तनाव चल रहा था और ये युद्ध की स्थिति हो गई थी। ठीक है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ मंदिर है। थाईलैंड की अगर बात कर लें, थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। ओके, और कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है, नोम पेन। अगला क्वेश्चन, किस देश ने गजा शहर पर कब्जा करने की योजना की घोषणा की? इजराइल। इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने, कि इजराइल की सुरक्षा के लिए गजा शहर को उसके पास होना ज़रूरी है, तो हम गजा पर कंट्रोल करने जा रहे हैं। गजा जो है फ़िलिस्तीन का एक इलाका है। ठीक है, मैप में भी आप देख रहे हैं ये इजराइल है रेड कलर में, और फ़िलिस्तीन जो है ना वो ये ग्रीन और ये ग्रीन वाला है। ये वेस्ट बैंक कहते हैं और ये गजा स्ट्रिप कहते हैं। तो ये इसी पर अब कब्जा कर लेगा। आपको पता है कि हमास जो यहाँ का संगठन है उसके बीच और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है और गजा की पूरी हालत बहुत बेहाल हो चुकी है। अगला क्वेश्चन, किस अफ्रीकी देश के रक्षा मंत्री और पर्यावरण मंत्री की मौत अगस्त 2025 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई? तो घाना के। ठीक है, घाना के 6 अगस्त को ये दुर्घटना हुई है। रक्षा मंत्री और पर्यावरण मंत्री वहाँ के रक्षा मंत्री थे एडवर्ड ओमान बोमाह, और पर्यावरण मंत्री इब्राहिम मुर्तला मोहम्मद। तो उनकी मौत हो गई है घाना में। घाना जो है वो भारत से जुड़ा हुआ है, मतलब उसके राजनयिक संबंध काफ़ी बेहतर हैं। और घाना को अगर देखेंगे हम तो घाना जो है ना वो यहाँ पर है, ये वाला जो क्षेत्र है ना अफ्रीका में, ये वाला है ये घाना। इसके राष्ट्रपति हैं जॉन महामा, और उन्होंने अभी जुलाई में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक अवार्ड दिया था, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना। ठीक है, तो ये है, इसकी राजधानी क्या है? अक्रा है घाना की। मुद्रा यहाँ पर सेडी चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो के आखिरी हिस्से में पहुँच चुके हैं, और बहुत सारे लोग PDF लेना चाह रहे होंगे तो वो शार्प लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है करंट फोर्स का वही ले पाएंगे। ठीक है, अभी ऑफ़र भी चल रहा है, नहीं लिया है अगर आपने मेंबरशिप तो ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन होगा, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो है 10 अगस्त को। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 12 अगस्त, और थीम है सतत विकास लक्ष्यों और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्रवाइयाँ। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस कब मनाया जाता है? ये वामपंथ वो पॉलिटिकल वाला वामपंथ नहीं है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइटर्स की बात हो रही है। तो उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 13 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 12 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 13 अगस्त को। और इस बार की थीम जो है वो है कॉल का उत्तर देना, आंसरिंग द कॉल। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है?
8 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। और इस बार की थीम है, क्या है थीम, परंपरा में नवाचार को पिरोना या कहें बुनना, ये है थीम। मतलब परंपरा में नवाचार को इस तरह से पिरोना कि परंपरा की आत्मा बनी रहे और साथ ही उसमें आधुनिकता का भी स्पर्श हो जाए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय भाला दिवस यानी नेशनल जेवलिन डे तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक प्रतियोगिता में जो एथलीट नीरज चोपड़ा है, उन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता था, उसी की याद में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप सबके एग्जामिनेशन के लिए ऑफर चल रहा है, फ़ायदा उठा सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर। ओके, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बाय।